हेलो प्यारो, एक बार फिर से स्वागत है। और उसी कंटिन्यूएशन में जब लोगों ने पिछली बार बात छोड़ी थी, जहाँ की हमारी बातचीत खत्म हुई थी कि हमारे पास बहुत सारे हमारे पास एक हाइड्रोजन आइटम है जिसके अबाउट जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा वो हम लोगों ने बनाया था और देखा था कैसे उसके अंदर माइनस इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी और यू की माइनस वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। फिर हाइड्रोजन आइटम के लिए उसमें हमने एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर लिए थे। ओके, अब हम वैसा ही करते हैं। सपोज़ हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने का एक मोटिवेशन है। ये क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाने वाला एक प्रोसेस है। तो मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन आइटम है, तो हाइड्रोजन आइटम का एनर्जी पोटेंशियल कर्व इस तरह का है। दिस इज द पोटेंशियल कर्व फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम। दिस इज द ई वैक्यूम। यहाँ पे कहीं एनर्जी लेवल है E1, यहाँ कहीं एनर्जी लेवल है E2, यहाँ कहीं एनर्जी लेवल है E3। इस तरह से है। एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके लिए भी एनर्जी E1, इसके लिए भी एनर्जी E2, इसके लिए भी एनर्जी E3, ई वैक्यूम। ये एनर्जी के लिए कर्व है, एनर्जी के लिए कर्व है। सो दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ टू हाइड्रोजन आइटम्स। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों, अब ये ऐसा है, सर एक हाइड्रोजन आइटम ये है और एक हाइड्रोजन आइटम ये है, तो ये दो हाइड्रोजन आइटम है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों हाइड्रोजन आइटम को एक दूसरे के पास लाएंगे। तो जैसे दूसरे के पास आओगे तो फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये दोनों पास आएंगे, जैसे इसका प्लस, इसका प्लस, तो इसका जो पहले वाले का न्यूक्लियस है ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, ये पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। तो पहले एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी इन्फ्लुएंस डालेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में था। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा, जिससे इसकी एनर्जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी। यही हाल इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, ये दोनों न्यूक्लियस इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे। इसका ज़्यादा होगा लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ होगा। साथ ही साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे जो कि निगेटिवली चार्ज है, और दोनों न्यूक्लियस भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे जो कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप क्या देख रहे हो, जब केवल अकेला एक हाइड्रोजन आइटम था तो उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस था, उसका एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, एक एनर्जी वैल्यू थी, सब कुछ ठीक था। जैसे ही इनके पड़ोस में एक और हाइड्रोजन आइटम आया, चीज़ें एकदम से बदलना शुरू हो गई। क्या बदलना शुरू हो गई, अब एक हाइड्रोजन दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस को देख रहा है। एक हाइड्रोजन अपने पड़ोस के एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोस के इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस की वजह से रिपल्सन महसूस कर रहा है, दोनों न्यूक्लियस रिपल्सन महसूस कर रहे हैं। तो अब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल रिपल्सन, ये सारा रोल अपना आना शुरू कर देगा। अब हम उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स भी है, डेवलप है, उसकी किताबें लिखी हैं, लोगों का काम है, बड़े ही महत्वपूर्ण काम है। डेंसिटी फंक्शन थ्योरी जैसी चीज़ें जो उसी वेव फंक्शन के साथ इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को डील करती है। बट हेयर वी आर जस्ट ट्राइंग टू डेवलप द आइडिया। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब इस तरह से दोनों इन्फ्लुएंस होंगे तो उनकी एनर्जी में अंतर आएगा। जाहिर सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में था, अब वो दो के है, तो एनर्जी का तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। तो वो असर हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे, जब देखिए, तो अब क्या होगा कि जब दोनों पास आएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने अब दोनों के ई वैक्यूम सेम कर दिए। ये आपका इस वाले इलेक्ट्रॉन का है बाउंड्री, और ये उसकी हिस्सा है, और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का है, ये उसके लिए है। तो ये इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री ये वाली बन गई। इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ ये हुआ कि ये जो पहले ऐसे जा रहे थे और ये वाला जो पहले ऐसे जा रहा था, ये दोनों आपस में एक तरह से क्या कह सकते हो, इंटरफेयर किए, और इनका रिजल्टेंट असर ये हुआ कि इनकी जो पोटेंशियल है कि इस तरह से आ गया। समझ पा रहे हो ना, ये जो चीज़ें थी, जब ये पास आए तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कि मैंने बताया यहाँ एनर्जी आपस में इंटरफेयर करेंगी, एक तरह से इन्फ्लुएंस करेंगी, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके लोअर डाउन हो गए।
तो ये बाउंड्रीज हैं, 2 एटम है ना, तो सिर्फ ये बाउंड्री और बीच में इस तरह का आपके पास आ गया। और आप देखें यहाँ पर ये इसकी एनर्जी है E1 और ये इसकी एनर्जी है E1, और आप कह सकते हो E2 जो है ये E2 लगभग मैच कर गई। बहुत 2 बार हमने यहाँ खींची है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन एटम बहुत हल्के एटम होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ असर नहीं होता, तो E2 लगभग दोनों के बराबर है। और ऐसे ही जो E3 है वो भी लगभग दोनों का बराबर है। ये आपका E वैक्यूम है, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब क्या होगा, अभी मामला रुका नहीं है, अभी भी क्या हो रहा है, और भी पास आ रहे हैं हाइड्रोजन आइटम, एक सर्टेन लिमिट तक पास आएंगे, जबकि उनके बीच में बॉन्ड लेंथ बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अगर दिखाना चाहें तो एक डायग्राम और बना सकते हैं, वो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि ये हमारी पोजीशन थी, अब ये दोनों और पास आए, इसके बाद का है, इसके बाद ग्राफ है। तो इसके बाद ग्राफ है कुछ ऐसा, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो हमने पहले इनकी लाइन थी, हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, और वो एक लाइन ऐसे है कि जो ये वैल्यू थी ये आपकी इस तरह से हो गई, और भी लोअर हो गई, इस तरह से इतनी लोअर हो गई, यहाँ तक चली आई कि दोनों E1, सॉरी ये E1 है, ये इतनी हो गई, दोनों मर्ज कर गए। तो ये आपका मर्ज कर गया E1। अब यहाँ इसका न्यूक्लियस मान लो, यहाँ इसका न्यूक्लियस मान लो, ये है। फिर आपके पास ये है E2, फिर आपके पास ये है E3। तो इस तरह से ये देखो, अब हमारे पास ये हमारी इक्विलिब्रियम स्थिति आ गई है। ये हमारे हाइड्रोजन एटम का वो जब सच में 2 हाइड्रोजन एटम इस तरह से आपस में जुड़े हैं और इनके बीच में बॉन्ड लेंथ अपने इक्विलिब्रियम पे। नाउ दिस इज द हाइड्रोजन एटम, एक्चुअल इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन एटम ये वाला है। तो ये जब दूर दूर थे हाइड्रोजन एटम, ये जब अप्रोच करना शुरू किए, और जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाकायदा बन गया, तो आप देख रहे हो कैसे इनका पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है वो इस तरह से वेरी किया, और बीच में आपको इस तरह का एक पोटेंशियल का एक आर्क मिल रहा है, इस तरह का आर्क मिल रहा है। तो अब हम जब डायग्राम आगे बनाएंगे तो हम इस तरह के जो आर्क हैं ये बनाएंगे, और उन आर्क को बनाने का मतलब है हम ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं जिनकी अपनी 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 पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से बच्चों हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ 2 एटम, सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन के, उन 2 सिंपलेस्ट एटम का ये एक केस है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम लेते हैं अपने सिलिका को लेते हैं, जब हम जर्मेनियम को लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, जो कि बेसिकली बड़े एटम हैं, उनके अंदर एटॉमिक नंबर ज़्यादा, हाइड्रोजन तो ज़्यादा ही है, तो उसमें लोअर ऑर्बिट भरा है, फिर अपर ऑर्बिट भरा है, फिर एक ऑर्बिट भरा है, इस तरह से ऑर्बिट्स वहाँ पर फेल्ड होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा डायग्राम कैसा होगा ज़रा हम समझ लेते हैं। ओके, तो ये तो हो गया, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। आइए अब हम देखते हैं कि यही पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इसी चीज़ को हम और बना के देखते हैं कब, जब हमारे पास कोई ऐसा एटम है जो हाइड्रोजन के अलावा कोई है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सिलिका का एटम है, तो सिलिका का एक अकेला एटम है, उसकी अपनी एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक एनर्जी लेवल E2 है, इसमें अपने कुछ 8 इलेक्ट्रॉन है, आप कह लो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसकी अपनी एनर्जी लेवल E3 है, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये इवन ऐसे कर दे थोड़ी देर के लिए, हम कहें मर्ज कर गया, ये E3 है। अब E3 है जो है ये इसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और इसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और उसके अलावा एक और एनर्जी लेवल पॉसिबल है, E4 एनर्जी लेवल का मतलब है कि अगर हम E4 कहने का मतलब ये हो जाएगा कि एक तरह से आप ये कह रहे हो कि ये E4 को हम थोड़ा पास बना दें, E4 को हम ज़रा इधर बना दें इस तरफ, कि वो E4 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अब अपने सिलिका के एटम से निकल करके, सिलिका को एटम को छोड़ करके क्रिस्टल में चला गया है। लेकिन वैक्यूम के बराबर नहीं है, वैक्यूम का मतलब होता है वो क्रिस्टल को भी छोड़ के बाहर चला जाए, वैक्यूम मतलब ये सब जगह है। तो एक है यहाँ तक का मतलब है कि वो एटम के अंदर है, ठीक है, यहाँ तक का मतलब है वो एटम के अंदर है।
यहाँ का मतलब है कि वो एटम को छोड़ करके उस एटम से घिरे हुए जो बना हुआ क्रिस्टल है उसके अंदर है। इसके ऊपर चला जाए, वैक्यूम है, वैक्यूम के ऊपर चला जाने का मतलब है क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन के अलावा सिलिका जैसा एटम लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इनर ऑर्बिट्स, ये इनर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भरी हुई हैं, ये सबसे आउटर ऑर्बिट है, और आउटर ऑर्बिट है, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस लेवल, जो कि लेवल की टर्म में बात कर रहे हैं, ये वैलेंस लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल जाए इतने गैप के बराबर तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फ्री होके वो क्या करना शुरू कर देंगे, कंडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो इसको हम क्या नाम देने वाले हैं बच्चों, इसको हम नाम देने वाले हैं कंडक्शन लेवल। तो अगर हम कॉम्प्लिकेटेड एटम की बात करते हैं, सिलिका जर्मेनियम जैसे कॉम्प्लिकेटेड एटम की बात करते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेटेड एटम्स में हम एक वैलेंस ऑर्बिट को भी डिफाइन कर सकते हैं और हम एक कंडक्शन लेवल को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन कई हैं और इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, चूँकि इलेक्ट्रॉन कई हैं तो जाहिर सी बात है जब कोई दूसरा एटम, इतना ही बड़ा एटम इनके पास लाया जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कुछ ज़्यादा उनसे प्रभावित होंगे, और फिर हम देखेंगे कि एनर्जी की जो मर्जिंग है वो थोड़ा और ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हो जाएगी। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये अकेले सिलिका एटम के लिए था। अब हमने कहा कि सपोज़ हमारे पास 2 सिलिका के एटम आए, जब 2 सिलिका के एटम आएंगे तो क्या होगा, ये हुआ सिलिका का एटम, ये हुआ, ठीक है, यहाँ एक वेल बन गई, मान लो यहाँ एक ऑर्बिट बन गई एक हल्का की, हल्का सा वेरिएशन यहाँ हुआ। जो वैलेंस थे, वैलेंस का था कुछ इस तरह से, देखो थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। ऐसे ही कंडक्शन जो लेवल थी, कंडक्शन के लेवल में भी थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। तो हमने चूंकि 2 एटम मर्ज किए हैं ना, तो यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल बनाई है। आपने कहा सर एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं की, तो वो मेरा वही कहना था कि जब 2 एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉनों को इन्फ्लुएंस करेंगे, हैवी न्यूक्लियस हो चुका है वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब की बार क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पे जो असर पड़ेगा वो थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों की एनर्जी लेवल एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, थोड़ा सा डिफर हो जाएगी। तो जब उनको रखोगे तो इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं करेगी, ऐसे हो जाएंगे, हल्का सा इनके बीच में इस तरह का वेरिएशन होगा। तो ये अगर ऐसे बिल्कुल सेम होती तो दोनों एनर्जी ऐसे होती, आपको एक उंगली के पीछे दूसरी उंगली दिखाई ना पड़ती, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हो चुका है तो इस तरह का वेरिएशन हुआ है कि हल्का सा दोनों एनर्जी लेवल कुछ हद तक दिखाई पड़ रही है, तो थोड़ा सा स्प्रेडिंग हो गई। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ओके सो अगर हम यहाँ पर ऐसा करें 3 एटम कर लें, तो अगर आप 3 एटम करोगे तो एक और बेल बन जाएगी इस तरह से। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा स्प्रेडिंग और हो जाएगी, यहाँ स्प्रेडिंग और हो जाएगी, यहाँ स्प्रेडिंग और हो जाएगी। अगर हम 4 एटम ले लें इस तरह के तो फिर क्या होगा, यहाँ स्प्रेडिंग और हो जाएगी, यहाँ स्प्रेडिंग और हो जाएगी, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप ना क्रिस्टल बना रहे हो और मान लो आपने वहाँ पर 10⁻23 ऐसे एटम लिए हैं। अब हम इस तरह के 10⁻23 आर्क तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको समझना है कि ये जो बन रहे हैं ये एटमों के उसी इन्फ्लुएंस की वजह से बन रहे हैं, जो कि अभी हमने इससे पहले हाइड्रोजन के लिए डिस्कस किया है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, चलो 10⁻23 पे यहाँ ख़त्म हो गया, ये हो गया, और ये हमारा जो है ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम का सेल है। तो अब वैक्यूम का सेल है, वैक्यूम का एनर्जी लेवल, तो यहाँ पर क्या देखोगे, ये जो हैं ये एक बहुत सारे जो ये एनर्जी लेवल्स हैं ये एक पूरे बैंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो जो 10⁻23 एटमों की कंडक्शन एनर्जी लेवल्स आपस में ओवरलैप करती गई तो इस तरह का बन गया। ऐसे ही ये जो हो गए, ये क्या है हमारे पास, ये वैलेंस शेल है। ऐसे ही और भी ऑर्बिट होंगे नीचे, इसके पीछे और भी होंगे, वो ऐसे भी होंगे, इस तरह से होंगे। तो हम बच्चों क्या पा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद यहीं पे भी हों, वो अभी बिल्कुल पास हो, चूँकि कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा होता है, बहुत कुछ हम लोग नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन फिलहाल आपको समझना यहाँ पर ये है कि ये जो इनर ऑर्बिट है ये तो पूरी तरह से फील्ड है, ये भी पूरी तरह से फील्ड है। ये है वैलेंस, ये है वैलेंस। अब चूँकि वैलेंस लेवल्स ओवरलैप कर करके कंबाइन होकर के एक बैंड बना दिए, तो ये हो गया बच्चों वैलेंस बैंड। और जो ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और ये है हमारा वैक्यूम लेवल।
तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बैंड बन रहा है, दिस इज़ द विड्थ ऑफ बैंड। तो इसको हम यहाँ से कहते हैं EC, कंडक्शन बैंड की एनर्जी, जहाँ इसका टॉप है EV, इस तरह इसके टॉप बॉटम, इसका टॉप बॉटम। और हमारे लिए महत्वपूर्ण ये दो चीज़ें हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो आखिरी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं वो कौन सा है, वो है वैलेंस बैंड का। और जो आखिरी लेवल, उसके बाद के लेवल जहाँ इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए थे फ्री होकर जाते हैं, वो है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आपका फ्री हो जाएगा, चला जाएगा स्पेस में और वैक्यूम में जाकर के फ्री हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल पिक्चर। और इनकी वजह से जो ओवरऑल बिहेवियर होता है पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का बिहेवियर कुछ इस तरह से आता है, इस तरह का पोटेंशियल का बिहेवियर आता है। मे बी आई एम थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा हूँ, ग्रीडी इन सेंस थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को बताने की लालच लग रही है, बट आपको बस इतना समझना है। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा बच्चों कि जो वैलेंस बैंड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होते हैं, असल में ये जो बैंड्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, ये एनर्जी लेवल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं। एनर्जी लेवल के बारे में बात किसने बताई थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमने सोमरफील्ड के मॉडल से भी एनर्जी लेवल के बनने की बात को देखा, हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल से भी एनर्जी लेवल के बनने की बात को देखा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स की जानकारी जो है वो हमको बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के जो सिद्धांत थे उनसे हमको मिलती आई है, वहाँ से हमने इसको समझ के पाया है। अब हम जब वो समझ गए हैं तो हमने अपने पोटेंशियल एनर्जी कर्व में ये देखा कि किस तरह से जैसे जैसे एटम्स आपस में आते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और उस इंटरैक्शन का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, उस इंटरैक्शन का अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि वी स्टार्ट टू गेट अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स। फॉर अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर वैलेंस energy levels, collection of valence energy levels, that is the valence band, and the collection of conduction energy levels, that is the conduction band. So these are the two bands. अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये सारा कॉम्प्लिकेशन आपको हम नहीं दिखाएंगे and we are just discussing these two bands। और हम बता देते हैं भैया, ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये है हमारा वैलेंस बैंड, और इनके बीच का जो गैप है उसको बैंड गैप कहते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वैलेंस बैंड कहते हैं, वो बैंड गैप कहते हैं। अगर ये वैल्यू ओवरलैप कर जाए तो वो मेटल्स होते हैं, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो इंडक्टर्स होते हैं, अगर ये वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस तरह से कुछ रेंज में रहती है तो उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इतना सिंपल सा व्यू है जो आपको 12th में बताया गया है। तो आप सोच सकते हो कि एक बहुत बड़ी पिक्चर है, उस पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा, एक मतलब 3 घंटे की मूवी है, इट्स लाइक द क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ द बैंड थ्योरी, एंड यू आर गेटिंग अ शॉर्ट ऑफ 15 सेकेंड। तो उस मूवी का, उस 3 घंटे की मूवी का जो 15 सेकेंड का एक शॉर्ट है, वो है अभी आपने जो पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपने पढ़ा है 12th में, बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और जैसे जैसे आप इसको आगे एनालिसिस करते जाओगे वैसे वैसे आप इसकी एनालिसिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसके और जो डिटेल्ड पिक्चर है उसको कवर करते जाएंगे। मतलब ये ऐसा होगा कि जैसे अभी आप आए हैं अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपने थोड़ी चीज़ें और देखी, तो समझ लो ये वैसा हो गया कि जो 15 सेकंड का शॉर्ट था अब आपने 60 सेकंड का शॉर्ट देखा। आगे अगर आप और पढ़ोगे, मास्टर्स करोगे और अगर इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स को और पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने वो 3 घंटे की मूवी का एक 15 मिनट का क्लिप देखा, फिर और रिसर्च करोगे और आगे बढ़ते जाओगे, उसमें काम करते जाओगे, तो समय के साथ साथ फिर धीरे धीरे आपके सामने वो पूरी 3 घंटे की पिक्चर एक तरह से स्टेप बाय स्टेप में आती रहेगी। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस होल जर्नी।
पढ़ने का यही आनंद है कि हमको इंटरेस्ट होता है कि अरे 15 सेकंड में तो बड़ा मज़ेदार था, 60 सेकंड देखा और मज़ा आया, 15 सेकंड देखा तो अरे बहुत लालसा आ गई, अरे क्या होगा, इस पूरी मूवी कैसे शुरू कैसे ख़त्म होगी। और यही वो मोटिवेशन होता है जो हमें हायर स्टडीज़ की तरफ मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलो फिर ये तो हमने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ सीख ली है। इसके बाद फिर अब हम कुछ टेक्निकलिटीज़ की तरफ बात करेंगे, टेक्निकलिटीज़ की तरफ आएंगे। जैसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, और बैंड गैप कैसे उसके साथ वेरी करता है इसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी ब्लॉक थ्योरम की तरफ आएंगे और फिर अपना क्रॉनिंग-पेनी मॉडल आएंगे। तो ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सीखी है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सीखी है। याद रखो, अगर तुम इन चीज़ों को अपने आंसर में इम्प्लीमेंट कर दोगे, आई एम 100% श्योर योर आंसर विल बी ऑफ हायर ग्रेड। आंसर देखो, सेम क्वेश्चन के सेम आंसर लिखने पर सेम नंबर मिलते हैं। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू प्रेजेंट योर एफर्ट। आपको अपना एफर्ट शो करने पड़ेंगे उसमें अपने, कि देखो ये मैंने सीखा है। आई वुड encourage you to learn these things from the स्टेटमेंट बनर्जी बुक। दैट इज़ अ वेरी गुड बुक एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप उसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें और सीखोगे जो कि शायद मैंने अनइंटेंशनली स्किप कर दी है। नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली जो स्किप हो गई है, वो चीज़ें आप वहाँ पर और अच्छी तरह से सीख जाओगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिटेल की तरफ बढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के, और फिर हम अपने क्रॉनिंग-पेनी और ब्लॉक थ्योरम की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड इफ़ यू हैव नॉट शेयर द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एफर्ट लगता है इसके अंदर। और आपका जो कमेंट होता है, आपका जो अप्रोच होता है, आपकी जो रिएक्शंस होते हैं, दे ऑलवेज मोटिवेट अस। इट इज़ वेरी मच लाइक, जैसे आप सोचते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, टीचर आपको थोड़े से अच्छे वर्ड कह दे, वेरी गुड, वेरी कीप इट अप एंड यू विल डू ग्रेट, यू विल डू good, more good, you have potential, then you feel the kind of energy in yourself. Similarly, अगर हम वीडियो आप लोग के बना रहे हैं और आप में से लोग आप उसको लाइक करते हो, या आप उसको सब्सक्राइब करते हो, आप उसको शेयर करते हो, आप कमेंट करते हो, तो सिमिलर काइंड ऑफ एफर्ट होता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।